तो हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर इसका हिंदी होता है कृषि, कृषि होता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो होता है ना वो प्राइमरी सोर्स जो होता है, प्राइमरी सोर्स। जैसे कि कोई भी इकोनॉमी जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में बटा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। ये जो एग्रीकल्चर जो आता है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। प्राइमरी सेक्टर का ये रिसोर्स है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स एंड टर्सरी सोर्स ये सब में आ जाता है। जैसे लेट सपोज कि जैसे राइस का जो कल्टीवेशन होता है, जब राइस का कल्टीवेशन होगा तो ये प्राइमरी सोर्स में आ जाएगा। और जब ये इंडस्ट्री में जाके कोई प्रोडक्ट बनता है, ये राइस प्राइमरी सेक्टर हो गया। और राइस का कोई प्रोडक्ट जाके बना, किसी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनता है, तो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग जब होता है तो सेकेंडरी सोर्स में आता है। और जब राइस का कोई प्रोडक्ट बनता है, और जब प्रोडक्ट बनने के बाद क्या होता है उसका, तो मार्केटिंग होता है, सेल होता है। तब सेल करने के लिए जो मार्केटिंग होगा वो टर्सरी सोर्स में आ जाएगा। तो टर्सरी सोर्स में आ जाएगा एग्रीकल्चर का ये 3 रूप, यानी कि हर रूप में एग्रीकल्चर काम करता है। तो एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग कि एग्रीकल्चर है वो कहां से आया, वर्ड कहां से आया एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर वर्ड जो ना वो लैटिन वर्ड है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से ये वर्ड आया है, जिसका मतलब क्या होता है, एगर शब्द से आया है और कल्चर शब्द से आया है। अगर लैटिन वर्ड का एगर जो होता है वो उसका मतलब फील्ड होता है, और कल्चरल शब्द मतलब इसका कल्चरल यानी कि कल्टीवेशन, इसका कल्टीवेशन होता है। कल्टीवेशन। अब यही फील्ड और एग्रीकल्चर यानी फील्ड में कोई भी कल्टीवेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का मीनिंग समझे। ये एग्रीकल्चर कहां से आया, तो लैटिन वर्ड था, लैटिन वर्ड का एगर एंड कल्चरल शब्द से मिलके और ये एग्रीकल्चर बना। तो इस तरीके से अब हम लोग ये देखेंगे कि जैसा कि आप देख रहे हैं ये 8 क्लास 8 का सिलेबस में एग्रीकल्चर टॉपिक है, इसी से देते हैं। तो क्लास 8 का जो स्टैंडर्ड है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अभी एग्रीकल्चर को देखेंगे। जैसे कि एग्रीकल्चर का बहुत डायमेंशन होता है, बट यहाँ पे एक स्मॉल डायमेंशन को हम लोग ही कवर यहाँ पे करेंगे, जिसमें कि क्या क्या 8 क्लास का सिलेबस में दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका तैयारी करेंगे। तो पहला जैसे कि टर्म्स, सबसे पहले टर्म्स देखेंगे। टर्म्स का मतलब ये हुआ कि इस जो चैप्टर हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, क्योंकि सारा चैप्टर पेज बाय पेज पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, तो उस चैप्टर का हर एक पेज से ये सारे कुछ कीवर्ड्स निकाला गया है, और कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग ये पूरी तरीके से ये एग्रीकल्चर चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। जैसे ग्रोइंग क्रॉप, तो लेट सपोज करते हैं कि ग्रोइंग क्रॉप, सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं कि ग्रोइंग क्रॉप ये क्या होता है, कि एक फील्ड है, यहां पे सॉइल है, वाटर, फर्टिलाइजर और अलग अलग जो भी एग्रीकल्चर में लगने वाले जो कंपोनेंट होते हैं ना, तो उसका एक फील्ड में एक ये फील्ड है, और इसमें लेट सपोज करें एक राइस उगा रहे हैं हम लोग, राइस का ग्रोइंग कर रहे हैं, तो वही होता है ग्रोइंग क्रॉप। यानी किसी भी एक फील्ड में एग्रीकल्चर करना, दैट इज कॉल्ड ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, तो ग्रोइंग क्रॉप्स होता है ये। तो अब इसी को हम लोग एग्रीकल्चर का प्राइमरी सोर्स मानते हैं, क्योंकि कोई भी लेट सपोज करें राइस, व्हीट, मेज, यानी कोई भी जो क्रॉप होता है वो एक पर्टिकुलर
लैंड में पर्टिकुलर कंडीशंस लाइक क्लाइमेट, वहां का रेनफॉल, वहां का टेम्परेचर इटीसी वेरी करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग कोई भी क्रॉप को हम लोग उगाते हैं। लेट सपोज करें कि ये वर्ल्ड है, तो ये क्या हुआ, इक्वेटर हुआ, ये क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हुआ, ये क्या हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे जो बोलते हैं, इसे यहाँ पे तो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर यानी कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ का पॉपुलेशन जो है ना, पॉपुलेशन हाई है, तो जब पॉपुलेशन हाई है, लेट्स अब यहीं पे यहाँ पे रेन भी हाई होता है, टेम्परेचर भी मेंटेन होता है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल लैंड है, तो यहाँ पे क्रॉप का ग्रोइंग बहुत ही फास्ट होता है और बहुत सारे क्रॉप को यहाँ पे उगाया जाता है, तो इसी तरीके से हम लोग ग्रोइंग ऑफ क्रॉप हम लोग समझते हैं। समझ गए? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो एग्रीकल्चर में बहुत सारा किया जाता है, जैसे कि ग्रोइंग ऑफ क्रॉप एक कंपोनेंट हुआ, यानी कि इसमें क्या होता है, क्रॉप का कल्टीवेशन किया जाता है। अब क्रॉप का कल्टीवेशन किया जाता है, और दूसरी बात रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, जैसे रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, जैसे काव, बफेलो, हेन, यानी जो फार्मर होते हैं ना, जो फार्मर होते हैं वो अपना सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने के लिए, या एग्रीकल्चर, कोई भी एग्रीकल्चर होता है तो उस पे डिपेंडेंट बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। लेट सपोज करते हैं कि रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक वन ऑफ देम, उसी में से है, जैसे कि लाइव स्टॉक का रियरिंग पालन होता है, जैसे ऑक्स, बैल हुआ, गाय हुई, तो ये सब पालन करते हैं। इससे क्या होता है, दो फायदा होता है। सबसे पहले कि एग्रीकल्चर में हेल्प होता है, और दूसरा सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता है। तो इस तरीके से देखेंगे कि लाइव स्टॉक इसी से रिलेटेड होता है, एंड ये मिक्स्ड फार्मिंग में ये चीजें आ जाएंगी, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। अब उसमें होता है एक पीसी कल्चर, यानी कि किसी भी एग्रीकल्चर को या किसी भी एग्रीकल्चर या इस धरती पे कोई भी एक सब्सटेंस है, उसका एक साइंटिफिक रीजन होता है। तो साइंटिफिक रीजन को बताने के लिए एग्रीकल्चर का डिफरेंट पार्ट्स को इसमें कैटेगराइज किया गया है। लेट सपोज करें कि यहाँ पे क्या है, तो पीसी कल्चर का मतलब क्या होता है, पीसी कल्चर यानी कि ब्रीडिंग ऑफ फिश का ब्रीडिंग किया जाता है, एंड दिस इज द आल्सो कंपोनेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो ब्रीडिंग ऑफ फिश को ब्रीड करा के इसे तालाब में डाला जाता है, और इस तरीके से फिश का एक एग्रीकल्चर किया जाता है। मतलब फिश जो है उसी का एग्रीकल्चर के तौर पे किया जाता है, क्योंकि हर जगह पे क्या है, विलेज है या कोई भी है, हाँ, तो पीसी कल्चर यानी कि इसमें मछली पालन किया जाता है, मछली यानी ब्रीडिंग ऑफ फिश। तो जब फिश के ब्रीडिंग से कोई भी उस सेक्टर का कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन या उसके बारे में जानकारी लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पीसी कल्चर। ठीक है, तो पीसी कल्चर के बारे में सेरीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर in which we learn about how to produce silk। ठीक है, तो सेरीकल्चर जो होता है ना, वो सिल्क के उत्पादन से जाना जाता है, यानी सिल्क का प्रोडक्शन जो होता है, तो सिल्क का जो प्रोडक्शन होता है उसी को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। यानी कि एग्रीकल्चर का वो पार्ट जिसमें सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है, और उसके रिगार्डिंग जो भी हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिल्क, यानी कि सेरीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच वी लर्न अबाउट
how to grow silk, how to everything comes in the सेरिकल्चर, ठीक है। तो उसी तरीके से एपीकल्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एपीकल्चर क्या होता है? तो इसमें एपीकल्चर में एग्रीकल्चर का वो पार्ट जिसके अंतर्गत हम लोग हनी से मध से रिलेटेड कोई भी जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एपीकल्चर, ठीक है। एपीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच वी लर्न अबाउट हाउ टू ग्रो हनी, ठीक है। तो हनी का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस हनी, दैट इज कॉल्ड एपीकल्चर हो गया। उसी तरीके से विटीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच वी लर्न अबाउट हाउ टू प्रोड्यूस ग्रेप्स, यानी अंगूर का खेती कैसे होता है, अंगूर का कृषि कैसे होता है। तो उसके बारे में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं या उसके बारे में जो भी स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड विटीकल्चर। और विटीकल्चर होता है वो, इसके बारे में पढ़ेंगे विटीकल्चर के अंदर की ग्रेप्स, ठीक है। तो ग्रेप्स कहाँ उगाया जा सकता है, वहां का क्लाइमेट क्या हो सकता है, उसी तरह सबके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उसी के बारे में सबके कि किसका एग्रीकल्चर कहाँ से होगा, वो किस तरीके से कार्य करेगा, ठीक है। उसी तरीके से आगे पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग। कौन सा? ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है ना, ये इसके अंतर्गत इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि जो फर्टिलाइजर जो हम लोग यूज करते हैं, फर्टिलाइजर जो वो ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक यानी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इज ए बिग फेनोमेनन है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। बट हम लोग को यहाँ पे इतना ही पढ़ना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे किया जाता है, क्या होता है। तो बस इतना जाने कि जो एग्रीकल्चर किया जाता है, तो एग्रीकल्चर में क्या क्या नीड होता है, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो फर्टिलाइजर होता है, सॉइल होता है, वाटर होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि मेन जो होता है वो फर्टिलाइजर, क्योंकि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसमें मिनरल्स की जरूरत होता है, और उस मिनरल्स को फुलफिल कौन करता है, तो यही फर्टिलाइजर करता है। तो पहले क्या हुआ करता था, अर्ली मैन एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि फर्टिलाइजर को उस समय केमिकल कंपोजिशन या केमिकल से फर्टिलाइजर नहीं आता था। तो इसीलिए क्या होता है उस समय, और बीच में जब क्या हुआ कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स बनाया जाने लगा, जैसे यूरिया, पोटास और इसी तरीके से नाइट्रोजन। और ये एग्रीकल्चर में वीट, राइस और सारे चीजों में डालकर के इसका फर्टिलाइजर ज्यादा से ज्यादा देकर उसका प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। बट धीरे धीरे ये सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है ना, सॉइल का फर्टिलिटी जो होता है वो डिग्रेड होने लगे, यानी सॉइल जो था वो डिग्रेड होने लगा। तब फिर से हम लोग क्या किए कि इस डिग्रेडेशन को बचाने के लिए और साथ ही साथ प्रोडक्शन को बढ़ाए रखने के लिए फिर हम लोग क्या किए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़े। इसमें क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे घर से किचन का मटेरियल हुआ, काउ डंग हो गया या जो भी पेड़ पौधे जो कुछ भी होता है, तो उस सब का उन सभी का कुछ दिनों के लिए इसका प्रोसेस किया जाता है। और जब यही प्रोसेस करने के बाद जब ये एक खाद तैयार होता है यानी फर्टिलाइजर जब, और तो उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। और उसको जब यूज करते हैं तो उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग देखते हैं। तो इस तरीके से कुछ टर्म्स
8 क्लास के बुक में कुछ टर्म्स दिया गया था जिसको हम लोगों ने अभी जाना। आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कितने प्रकार के, कैसे कैसे फार्मिंग का क्या क्या प्रकार होता है, तो उसका टाइप्स क्या क्या होते हैं उसके उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है तो इसमें क्या होता है कि ये लैंड है, ये लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले ऐसा चलता था अर्ली मैन के टाइम पे, तो अर्ली मैन जब सेटल नहीं थे, यानी कि वो एक जगह पे सेटल नहीं थे, तो उसके पीछे कारण था क्योंकि उन्हें जो अर्ली मैन थे उनके पास ये नॉलेज नहीं था कि एग्रीकल्चर स्टेबल एग्रीकल्चर भी किया जाता है, स्टेबल एग्रीकल्चर भी किया जाता है। तो उसके बाद ये लोग क्या करते थे कि अब जब धीरे धीरे थोड़ा बहुत ज्ञान आया इन लोगों कि नहीं एग्रीकल्चर किया जाता है, तो उन लोग के पास रिसोर्स की कमी थी, रिसोर्सेस कम थे। तो जब रिसोर्सेस कम थे बट ये जीवन चलाने के लिए खाना जरूरी था, तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि ये सेफ्टी कल्टीवेशन को अपनाया, एडॉप्ट किया शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। लेट्स सपोज कीजिए एक पूरा लैंड है, एक लैंड का पार्ट है, तो इसी पार्ट में एक छोटा पार्ट के ऊपर यहाँ पे वो लोग कल्टीवेशन करते थे। कल्टीवेशन कर लिए, सबसे पहले कल्टीवेशन हो गया। अब क्या हुआ कि सॉइल है, तो सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो जब फर्टिलिटी कम होता जाएगा तो प्रोडक्शन कम होता जाएगा। तो उसी प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए अर्ली मैन क्या करते थे कि यहाँ पे प्रोडक्शन कम से कम 2 से 3 इयर्स यहाँ पे कल्टीवेट किए वो लोग। इसके बाद जब यहाँ पे प्रोडक्शन कम होने लगा, जब सॉइल डिग्रेड हो गया, तो उसके बाद ये लोग इस वाले लैंड को छोड़ के आगे मूव ऑन करते हैं, आगे मूव ऑन किया। तब यहाँ से फिर यहाँ पे जो भी बड़े बड़े ट्री होंगे या श्रब्स हो गए, हर्ब्स होगा, यानी पेड़ पौधे जो कुछ भी होता था उसको यहाँ से साफ कर दिया जाता था। और साफ करने के बाद क्या, तो यहाँ पे फिर से एग्रीकल्चर लैंड बना दिए, एग्रीकल्चर लैंड। और इसी तरीके से क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे 2 से 3 सालों के बाद इसका भी डिग्रेडेशन स्टार्ट होता है। जब डिग्रेड होगा तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, जब फर्टिलिटी कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, जब प्रोडक्शन कम होगा तो यहाँ से फिर ये लोग मूव करेंगे, यानी कि इसे फिर छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे जो भी जंगल झाड़ी होगा उसको साफ करके यहाँ से फिर एग्रीकल्चर करेंगे। तो ये देख रहे हैं, यानी यहाँ से शिफ्ट किया यहाँ, यानी कि ए प्लेस है, बी प्लेस है और सी है। तो ए से शिफ्ट किया बी पे और बी से शिफ्ट किया सी पे, उसी तरीके से डी ई। तो इसी तरीके से वो लोग मूव करते करते, और तब तक जब इधर मूव करते थे तो फिर ये सब कल्टीवेशन के लायक बन जाता था, तो फिर आके फिर यहाँ पे करते। तो यानी एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने की जो टेंडेंसी थी, दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बट अभी भी मोस्ट ऑफ द पार्ट वर्ल्ड का बहुत सारे ऐसे जगह पे हैं, वहां पे अभी भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन चला जाता है। इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे लेट्स सपोज इंडिया के बारे में, तो इंडिया में ही नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। यहाँ पे ट्राइबल, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी जाता है। और इंडिया का जो अभी मेन पार्ट ऑफ द इंडिया है, उससे ये नॉर्थ ईस्ट अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। तो पिछड़ा हुआ है यानी कि वहां पे हिली रीजन है, तो हिली रीजन है तो वहां पे अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता है। तो वहां पे एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता है, फर्टिलाइजर की कमी होता है,
फर्टिलाइजर की कमी होता है। तो इस तरीके से रिसोर्सेज की वहां पे कमी होती है। रिसोर्सेज कमी होने की वजह से ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अभी भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को देखा जाता है। हालांकि बहुत बहुत हद तक ये कम किया गया है, बहुत कम हो चुका है, लेकिन अभी भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखने को मिलता है। जैसे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या बोलते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूमिंग बोलते हैं, यानी कि झूमिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक पार्ट है। यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उसको क्या बोलते हैं, झूमिंग बोलते हैं। लदान, मलय पेनिनसुलन में, मलय पेनिनसुलन यानी कि जब देखेंगे म्यांमार से थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ये सब में जो होता है ना, वहां पे देखेंगे क्या बोला जाता है उसको, तो लदान बोला जाता है। यानी कि ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन में कहाँ क्या बोला जाता है, उसका मतलब वो लोग अपने अनुसार निकालते हैं, तो वो बोलते हैं। उसी तरीके से फिलीपींस में देखेंगे आप लोग, तो चेंजिंग बोला जाता है, चेंजिंग। उसी तरीके से सेंट्रल अमेरिका में बोला जाता है मिल्पा, नॉक बोला जाता है, वेनेजुएला में नॉक बोला जाता है, रोका ब्राजील में, मोसोले कॉन्गो बेसिन कहां, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ब्राजील साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। उसी तरीके से मिल्पा सेंट्रल अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच का जो है, जैसे मैक्सिको हो गया, तो मैक्सिको कह सकते हैं आप। मैक्सिको से लेके यहाँ ब्राजील तक, वेनेजुएला तक का जो मिडिल का जो पार्ट है वो नेक की तरह है, वही वहां पे किया जाता है। वेनेजुएला में नॉर्थ हो गया, सेंट्रल अमेरिका। तो इस तरीके से जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का कौन कौन सा नाम कहाँ पे दिया जाता है, उसके बारे में पढ़े हम लोग। तो पहला टाइप्स ऑफ फार्मिंग में आ गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन हुआ, जब अर्ली मैन शिफ्ट करते गए, तो उसके बाद क्या हुआ, एक एंड ऑफ द टाइम पे क्या होता है कि उन लोग को ये पता चल जाता है कि नहीं, हम लोग कहीं भी स्टेबल हो सकते हैं, तो जब स्टेबल हो सकते हैं, तो स्टेबल होने के बाद सबसे पहला प्राइमरी सोर्स क्या हो जाता है, तो एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर से उन लोगों को क्या मिलेगा, फूड मिलेगा। अब इसी से उसी में फूड में हो गया, यानी प्राइमरी सोर्स कर सकते हैं, प्राइमरी सोर्स यानी कि हर्बीवोरस कर सकते हैं, हर्बीवोरस, साग सब्जी, ये गेहूं चावल ग्रेन मिल सकता है, ठीक है, तो ग्रेन मिल जाएगा। उसी तरीके से साथ में जब पशुपालन करेंगे वो लोग, जब आपका लाइव स्टॉक का काम करेंगे, तो लाइव स्टॉक करने के बाद क्या होगा उन लोगों को, तो उन लोगों को क्या मिलेगा, जैसे मांस खाने के लिए मिलेगा, नॉनवेज मिलेगा। तो जब नॉनवेज मिलेगा तो वो लोग स्टेबल होंगे एक जगह पे। तब स्टेबल होने के बाद क्या होगा, तो उसी को जब स्टेबल होके वहां पे एग्रीकल्चर करना शुरू कर देंगे, दैट इज कॉल्ड सेडेंटरी एग्रीकल्चर। तो सेडेंटरी एग्रीकल्चर क्या होता है, तो ये देखिए, अब वो तो स्टेबल हो जाते हैं और लगातार एग्रीकल्चर को एक अलग तरीका से एक रूप दिया जाता है, उसको एक आकार दिया जाना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, तो जो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर जो होता है, यानी कि एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, यानी कि देखिए एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, ये दोनों एक मिलता जुलता टर्म्स होता है। मिलता जुलता होता है एक्सटेंस करना, यानी कि इसमें 1 स्क्वायर किलोमीटर लैंड है, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर लैंड में क्या होता है कि 100 kg राइस होता है। तो इसको एक्सटेंसिव बनाया जाता है। ज्यादा से ज्यादा हम कैसे कमा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 100 को 150 kg राइस कैसे यहाँ पे उपजा सकते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। उसी तरीके से इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी वही होता है कि लैंड है, तो इसी लैंड में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हमको निकालना है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन निकालने के लिए ही तो
ज्यादा प्रोडक्शन निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो इंटेंसिव फोर्स का यूज किया जाता है। इंटेंसिव फोर्स यानी कि मोर लेबर ज्यादा दिया जाएगा। एग्रीकल्चर जो है उसको मैकेनाइज किया जाएगा, मैकेनाइज किया जाएगा। साथ ही साथ फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज किया जाएगा, फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज किया जाएगा। तो फर्टिलाइजर्स जैसे इंसेक्टिसाइड्स, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे किया जा सकता है, उसी के लिए इंटेंसिव एग्रीकल्चर लाया जाता है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर समझ में आया। तो उसी तरीके से कॉमर्शियल, तो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर यानी उसका जीवन पालन पे, यानी कि जो लाइफ सस्टेन किया जाता है उसके लिए इसका एग्रीकल्चर नहीं करके, बल्कि उसकी जगह पे इसे प्रॉफिट बेस के लिए ये कॉमर्शियल एग्रीकल्चर किया जाता है। लेट सपोज जूट हो गया, कॉटन हो गया, उसी तरीके से कॉटन हो गया, उसके स्पाइसेस। तो ये सब जो होंगे ना, तो जब कॉमर्शियल यूज के लिए किया जाएगा, जब उसे बेचकर ज्यादा फायदा कमाने के, प्रॉफिट कमाने के बेसिस पे किया जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। उसी तरीके से प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यानी कि जिसमें प्लांटेशन किया जाता है, ज्यादा प्लांटेशन किया जाता है। क्योंकि आज जब देखेंगे तो शहरों में या गांव में जहां पे देखेंगे प्लांटेशन बहुत ज्यादा किया जा रहा है, जैसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जैसे प्लांटेशन में हो गया बहुत सारा प्लांट को ग्रो करना, या हाउस होल्ड में यूज करना, ऑफिसेस में यूज करते हैं, या पार्क्स में यूज करते हैं। तो इस तरीके से किया जा रहा है कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर पे ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका रिलेट हम लोग क्लाइमेट चेंज से भी कर सकते हैं, इसीलिए जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो होता है ना, उस पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जैसे कि टी को लेते हैं हम लोग, टी, कॉफी, ये सब को भी हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर रख सकते हैं। अब इस तरीके से क्या हो, तो रैंचिंग, तो जैसे कि लार्ज फार्म ऑफ लाइवस्टॉक इज कॉल्ड रैंचिंग। इंडिया में तो ऐसा नहीं देखा जाता है, लेकिन जैसे डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, यूरोपियन कंट्री, यहाँ पे रैंचिंग देखा जाता है। यानी कि लाइवस्टॉक जब ज्यादा बड़े स्तर पे किया जाता है, तो वहां पे उसको रैंचिंग बोलते हैं। उसी तरह से आगे जाते हैं डेयरी फार्मिंग। जो डेयरी फार्मिंग होता है ना, उसमें डेयरी से रिलेटेड एग्रीकल्चर किया जाता है। डेयरी रिलेटेड जैसे मिल्क, कर्ड, या डेयरी प्रोडक्ट एनीथिंग रिलेटेड विथ मिल्क, दैट इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग। तो आज देखेंगे कि डेयरी फार्मिंग बहुत बड़ा एक मार्केट बन चुका है। डेयरी फार्मिंग का बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। यानी कि अब उसी तरीके से देखें तो मिल्क का प्रोडक्शन
इंडिया है वो फर्स्ट फर्स्ट प्लेस पे है। तो इंडिया में डेयरी फार्मिंग बहुत ही ज्यादा किया जाता है। जब देखेंगे कि डेवलप्ड कंट्री जो है वहां पे डेयरी जो फार्मिंग है ना वो बहुत ज्यादा ग्रो किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे मैकेनाइजेशन ज्यादा है, वहां पे प्रेरी लैंड है। तो यहाँ से अच्छे तरीके से उन लोग को फॉर्डर मटेरियल भी मिल जाता है और वेल मैकेनाइजेशन भी है। तो वहां पे पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा है। वहां का जो फार्मर जो होते हैं वेल इक्विप्ड होते हैं। तो उससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी वहां पे ज्यादा होती है। वहां पे पर कैपिटा डेयरी फार्मिंग पर कैपिटा डेयरी ज्यादा से ज्यादा होता है। उसी तरह से मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है कि पहले बताया था कि कोई भी फार्मर है तो वो एग्रीकल्चर यानी कि क्रॉपिंग के साथ साथ क्या करता है, तो वो लाइव स्टॉक को भी देखा जाता है। लाइव स्टॉक को भी किया जाता है, जैसे काउ, हेन या कुछ भी इसमें फार्मिंग किया जाता है। जब जीव जंतुओं को पाला जाता है, कैटल्स को पाला जाता है, कैटल्स को पाया जाता है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं। अब एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक पे डिपेंडेंट होता है। तो जब ये दोनों को एक साथ किया जाता है दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। अब कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है? तो कोऑपरेटिव फार्मिंग जो होता है कि एक कोऑपरेटिव फार्मिंग बहुत पहले का ही कॉन्सेप्ट है। कोऑपरेटिव फार्मिंग यानी कि छोटा स्मॉल फॉर्म्स, बड़े एंड डेवलप्ड जो कंट्री होते हैं वहां पे फॉर्म्स हो गए, या यहाँ भी इंडिया में भी देखते हैं या डेवलपिंग कंट्री में देखते हैं तो बहुत सारे लोग मिलकर एक लैंड ले लेते हैं। अब उसी लैंड में सबका शेयर होल्डर होता है, सब कोई उसका शेयर होल्डर होते हैं और सब मिलकर उसका एग्रीकल्चर करते हैं और उसका जो प्रॉफिट होता है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो कोई भी एग्रीकल्चर जो एक नहीं बहुत सारे लोग मिलके और जो सबका जो रिलेशन है, जो लोगों का सब लोगों का जो रिलेशन एक दूसरे में है, उन सबका एक दूसरे से रिलेटेड हो और वो लोग एक बिग फेनोमेनन को ही अंजाम दे। ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा स्मॉल लैंड है, कुछ लोग इसमें कुछ लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तो वो कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं होता। कोऑपरेटिव फार्मिंग का आज के दौर में बहुत बड़ा मार्केट हो चुका है। ठीक है। उसी तरह से ट्रक फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो डेवलप कंट्री से लिया जाता है कि क्योंकि एग्रीकल्चर जो होता है ना, जो एग्रीकल्चर होता है वो कहाँ होता है? विलेजेस में होता है। लेकिन इसका जो भी प्रोडक्शन है, इसका कंजम्पशन कहाँ होगा? सिटी में होगा। तो इस एग्रीकल्चर जो यहाँ पे एग्री प्रोडक्ट होता है, तो इस एग्री प्रोडक्ट को सिटी तक पहुंचाने के लिए बड़े ट्रकों का यूज किया जाता था। ट्रक्स का यूज किया जाता था। यहाँ से एग्री प्रोडक्ट को ट्रक्स में डाल के यहाँ तक सिटी तक ले जाया जाता था। तो इसी को फिर हम लोग ट्रक फार्मिंग बोल दिया गया। तो ट्रक फार्मिंग एक टर्म्स है, वो डेवलप कंट्री में ज्यादा होता है, डेवलपिंग कंट्री में बहुत कम देखने को मिलता है। उसी तरह से हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर के आज के दौर में फ्लावर का एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। तो फ्लावर से जो भी रिलेटेड स्टडी हम लोग करते हैं दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एग्रीकल्चर का टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर हम लोग पढ़ लिए यहाँ तक। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे मेजर क्रॉप्स के बारे में।
मेजर क्रॉप। मेजर क्रॉप्स, तो मेजर क्रॉप्स को हम लोग देखते हैं, इसको बांट देते हैं हम लोग किसमें, तो यानी कि फूड क्रॉप्स, बेवरेज, क्रॉप्स, आगे हम लोग फाइबर क्रॉप्स, इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। तो यहाँ पे देखते हैं फूड क्रॉप। फूड क्रॉप यानी जो कुछ भी खाने के चीज के लिए स्टेपल फूड में आता है, स्टेपल फूड कह सकते हैं हम लोग। स्टेपल फूड में जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, इट इज एक्सेट्रा, यानी जो कुछ भी आता है इसमें तो उसको हम लोग फूड क्रॉप बोलते हैं। फूड क्रॉप यानी कि जो भी जनरल यूज में खाने के लिए यूज किया जाता है। बेवरेज लाइक टी, कॉफी, इससे रिलेटेड जो कुछ भी होता है, यानी कि ये स्टेपल फूड में नहीं रखते हैं, बेवरेज की तरीके से उसको यूज करते हैं। उसी तरह से फाइबर, ठीक है। तो फाइबर क्रॉप जो होता है, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, तो जूट, कॉटन, इसे हम लोग क्या करते हैं, तो प्रोडक्शन यानी कि जो क्लोथ होता है, क्लोथ प्रोडक्शन या पैकिंग, यानी जूट का पैकिंग, कॉटन का क्लोथ, तो पैकिंग, इट इज में जब यूज किया जाता है तो उससे रिलेटेड जो भी होता है वो फाइबर क्रॉप होता है। इंडस्ट्रियल क्रॉप, जो इंडस्ट्रियल क्रॉप होता है उसमें आपका हो गया टोबैको हो गया, शुगर हो गया। तो इन चीजों से जो कुछ भी हम लोग रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग को इंडस्ट्रियल क्रॉप में आता है। तो चलते देखते हैं हम लोग पहले मेजर क्रॉप में सबसे बड़ा क्या है, जैसे कि राइस हो गया, तो राइस जो होता है वो ट्रॉपिकल रीजन यानी कि इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कुछ भी यूज करते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रेन। तो ट्रॉपिकल जो ग्रेन होता है उसमें राइस, इसमें बहुत लार्जेस्ट अमाउंट में राइस का प्रोडक्शन किया जाता है ट्रॉपिकल रीजन में। तो राइस का ट्रॉपिकल रीजन में किया जाता है। इसके लिए क्या, जो राइस को उपजाने के लिए सबसे बड़ा चीज क्या होता है, तो यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का क्लाइमेट। तो जो क्लाइमेट है, जो ट्रॉपिकल रीजन का जो क्लाइमेट है, जो वो राइस के लिए ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि राइस का जो प्रोडक्शन करने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। उसी तरीके से मोर देन 100 सेंटीमीटर रेन चाहिए। टेम्परेचर रेन चाहिए, जो कि ट्रॉपिकल रीजन में ये ज्यादा से ज्यादा मिलता है। तो इस तरीके से देखेंगे कि ट्रॉपिकल रीजन में इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, मिडिल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का मैक्सिको पार्ट, या ऊपर में थोड़ा सा चले जाएं तो वहां पे फिर आपका ब्राजील ये हुआ। इसके बाद में हुआ जो अफ्रीकन कंटिनेंट है, तो अफ्रीकन कंटिनेंट का जो कंट्रीज है, ये यहाँ पे राइस का जो प्रोडक्शन होता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे किया जाता है। तो राइस का प्रोडक्शन ज्यादा किया जाता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो प्लेन रीजन है,
जो प्लेन रीजन है जैसे यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सब स्टेट में ना, प्लस वेस्ट बंगाल यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ का जो प्रोडक्शन, जो राइस का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा होता है। तो इस तरीके से हम लोग राइस का प्रोडक्शन देखें। उसी तरीके से हम लोग व्हीट का आप देखते हैं। तो व्हीट का देखें तो व्हीट के लिए क्या चाहिए, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए और 50 सेंटीमीटर से एबव यहाँ का उसका रेनफॉल चाहिए। ये मेजर दो है। तो ये आपको कहाँ ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा, तो जैसे ये ग्लोब है, तो ये ग्लोब है तो यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ पे ट्रैपिंग ऑफ कैंसर है, तो यहां से ऊपर का जो 45 डिग्री सॉरी ये 66 डिग्री तक का जो रीजन होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर और ये रेनफॉल जो होता है ना, ये व्हीट के लिए, व्हीट प्रोडक्शन के लिए ये फेवरेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जब आप, तो अगर ऐसे देखें तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे यूरेशिया है, तो यहाँ पे जो स्टेपीज ग्रासलैंड होता है और यहाँ पे प्रेरी ग्रासलैंड होता है। और जब प्रेरी और स्टेपीज जो ग्रासलैंड होता है, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पे जो सॉइल होता है वो व्हीट के लिए ज्यादा से ज्यादा फर्टाइल होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये व्हीट प्रोडक्शन में जो टेम्परेट लैंड है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे प्रोडक्शन होता है पर स्क्वायर किलोमीटर, प्रोडक्शन जो होता है वो वेरी हाई होता है। इंडिया में भी होता है। इंडिया में जब ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में के बाद इंडिया जो है वो व्हीट प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा आगे गया, बहुत ज्यादा आगे निकला। तो इस तरीके से व्हीट प्रोडक्शन देखें। उसी तरीके से मेजर क्रॉप में देखें हम लोग क्या है, तो मेजर में मेज हो गया, मेज जो होता है, उसी तरीके से आपका बाजरा हो गया, तो ये सब मेजर प्रोडक्ट है, मेज, बाजरा, मिलेट्स हो गया, ये सब मिलेट्स में ही आएंगे। मिलेट्स आ गए, तो मिलेट्स से क्या चाहिए, लेस रेंज चाहिए। तो जब वर्ल्ड में कहीं भी जहां पे वाटर का जो अवेलेबिलिटी होता है वो अगर कम होता है, तो वहां पे मिलेट्स बहुत ज्यादा उगाया जाता है। जैसे इंडिया का हम लोग देखें तो राजस्थान या सेंट्रल एशिया देखें, तो सेंट्रल एशिया में देखेंगे हम लोग तो मिलेट ज्यादा से ज्यादा होता है। उसी तरीके से कॉटन ले लेते हैं, कॉटन को भी मेजर को रखा जाता है। तो इसके लिए कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल जो होता है ना, वो बहुत ही फेवरेबल होता है, ब्लैक सॉइल। जैसे इंडिया में हम लोग देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे ब्लैक सॉइल ज्यादा पाया जाता है। तो ब्लैक सॉइल पाया जाता है इसलिए यहाँ पे कॉटन ज्यादा होता है। यहाँ पे इसको फाइबर क्रॉप में माना जाता है इसको। तो इस तरीके से कॉटन देख लिया हम लोग। उसी तरीके से जूट देखें, इसको गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है, जूट को गोल्डन फाइबर बोला जाता है। अब इस तरीके से देखेंगे, जूट का प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो वेस्ट बंगाल में होता है। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा से ज्यादा वाटर कंजम्पशन इसमें ज्यादा चाहिए,
वाटर ज्यादा से ज्यादा चाहिए, और इसके लिए क्लीन वाटर भी चाहिए, क्लीन वाटर भी चाहिए। इसके लिए एलुवियल सॉइल में, एलुवियल सॉइल जो होता है, जैसे राइस के लिए भी एलुवियल सॉइल चाहिए, तो इस तरह का एलुवियल सॉइल जहाँ पे ज्यादा होता है वहां पे जूट का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। इसी तरह देखें तो वर्ल्ड में जैसे एशिया, एशिया, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, इसको नॉर्थ एंड साउथ कर लेते हैं, अमेरिका नॉर्थ एंड साउथ कर लेते हैं, उसी तरह से। तो अब देखें यहाँ पे एशिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बहुत हाई होता है, इसीलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा वर्कफोर्स मिल जाता है, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर के लिए वर्कफोर्स मिलता है, उसी के साथ साथ यहाँ का जो मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं वो किस में आ जाते हैं, तो ट्रॉपिकल रीजन में आ जाते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है। जब ट्रॉपिकल रीजन में आ जाएगा तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा से ज्यादा फेवरेबल कंडीशन बन जाएगा। उसी तरीका से यूरेशिया में देखें, यूरेशिया जो एशिया का पार्ट है, सेंट्रल एशिया, तो सेंट्रल एशिया में जब हम लोग देखते हैं तो सेंट्रल एशिया में क्या होता है, वहां पे स्टेपी पाया जाता है। तो स्टेपी जब पाया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे फर्टाइल लैंड होगा, ठीक है, तो फर्टाइल लैंड होगा। जब फर्टाइल लैंड होगा तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वीट होगा। तो इस तरीका से देखेंगे हम लोग, तो एशिया में एग्रीकल्चर बहुत ही ज्यादा होता है, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर होगा। आपका कॉमर्शियल ग्रेन जैसे कि स्टेपी में फर्टाइल है तो यहाँ पे वीट जो होता है उसको कॉमर्शियल यूज किया जाता है। यहाँ पे प्लांटेशन ज्यादा से ज्यादा होता है, प्लांटेशन जैसे टी हुआ, कॉफी हुआ, स्पाइसेस हुआ, तो ये सारे के सारे चीज यहाँ पे जाता है, ज्यादा होता है, जो कि ये कॉमर्शियल यूज के लिए किया जाता है, कॉमर्शियल यूज में किया जाता है। और साथ ही साथ जब हम लोग ये देख रहे थे कि एशिया में ही जैसे मलय, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जावा, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब जब देखेंगे तो यहाँ सबसे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज्यादा होता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इस तरीके से एशिया का एग्रीकल्चर रोडमैप जो हम लोग देख सकते हैं वो वेरी शॉर्ट में इतना ये हो सकता है। उसी तरीके से हम लोग अमेरिका का देखें तो अमेरिका यहाँ पे प्रेयरी पाया जाएगा, प्रेयरी ग्रास पाया जाएगा। जब प्रेयरी ग्रास होगा तो वहां पे सबसे पहले क्या होगा कि एग्रीकल्चर यानी कि वीट का एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, बहुत लार्ज स्केल पे वीट का प्रोडक्शन किया जाता है। और उसी तरीके से जब यहाँ पे प्रेयरी है तो हमें फॉडर मिलता है, फॉडर। जब फॉडर ज्यादा मिलेगा तो यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री ज्यादा होता है। और जब एनिमल हस्बेंड्री जब ज्यादा से ज्यादा होगा तो यहाँ पे मीट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, मीट का
मीट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो इस तरीके से देखेंगे कि जो एशिया जो हम लोग देखें तो एशिया में इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो रहा है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो रहा है। लेकिन जब यहां पे देखेंगे तो यहाँ पे कॉमर्शियल, ज्यादा से ज्यादा कॉमर्शियल एग्रीकल्चर यहाँ पे डोमिनेटेड है। तो इस तरीके से देखें, प्रेरी है एग्रीकल्चर, फॉडर ज्यादा मिलेगा, एग्रीकल्चर मिलेगा तो इसमें वेट ज्यादा मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे फर्टाइल सॉइल मिलेगा तो एग्रीकल्चर ज्यादा होगा। उसी तरीके से फॉडर ज्यादा मिलेगा तो एनिमल हस्बेंड्री ज्यादा होगा, एनिमल हस्बेंड्री होगा तो उसका यूज कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में ज्यादा से ज्यादा किया जाएगा। उसी तरह साउथ अमेरिका, तो यहाँ पे प्रेरी पाया जाता है तो वहां पे पंपास पाया जाता है। पंपास ग्रास होता है, पंपास ग्रास होगा तो ये भी यहाँ का जो लैंड होता है वो फर्टाइल होता है। तो फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर जो होगा, एग्रीकल्चर ज्यादा होगा। पंपास फर्टाइल है, एग्रीकल्चर ज्यादा से ज्यादा होगा, एग्रीकल्चर ज्यादा होगा, साथ साथ लाइव स्टॉक यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री ज्यादा से ज्यादा होगा। और ज्यादा से ज्यादा होगा तो जब देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका बहुत ही डेवलप है। जब बहुत ज्यादा डेवलप होगा तो वहां पे क्या, मतलब जो फार्म मेकानाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वहां पे पर स्क्वायर किलोमीटर में प्रोडक्शन ज्यादा होता है मीट। ये जो एनिमल हस्बेंड्री का जो प्रोडक्शन होता है वो भी ज्यादा होता है। लेकिन वहीं पे अगर साउथ अमेरिका में चले जाएं तो साउथ अमेरिका उतना डेवलप नहीं है जितना कि अमेरिका है या यूरोपियन कंट्री है, इसीलिए यहाँ का जो प्रोडक्शन होता है कुछ कम होता है। और वहाँ प्रोडक्शन कम होने की वजह से ही ये अंडर डेवलपिंग बना हुआ है। उसी तरीके से यूरोप देखें तो यूरोप में वही स्टेपी बताया था पहले, स्टेपी लैंड है। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्शन जो एग्री प्रोडक्शन जो होता है वो काफी हाई होता है, साथ में एनिमल हस्बेंड्री भी बहुत हाई होता है। यानी अमेरिका, जो चीज हम लोग अमेरिका में देखते हैं वही चीज हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूरोप में देखते हैं। यूरोप ऐसा ही है। डेयरी फार्मिंग में यूरोप बहुत आगे है। डेयरी फार्मिंग का अगर बात करें हम लोग, तो यूरोप जो है वो बहुत ही आगे होता है, बहुत ही आगे है डेयरी फार्मिंग में, बहुत आगे है यूरोप। उसी तरीके से हम लोग आ जाते हैं, एशिया देख लिया, अमेरिका देख लिया, यूरोप देख लिया, ऑस्ट्रेलिया देख लिया। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, तो ट्रॉपिकल रीजन में है, जो ऑस्ट्रेलिया ट्रॉपिकल रीजन में है तो यहाँ पे भी एग्रीकल्चर ज्यादा होगा, लेकिन क्या है तो ज्यादा डेवलप है। तो यहाँ पे डेयरी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, यानी ऑस्ट्रेलिया में डेयरी प्रोडक्शन भी ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है। उसी तरीके से अफ्रीका जान ही रहे, वो डेवलपिंग कंट्री है। अफ्रीका का जो मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग है, तो डेवलपिंग है, साथ साथ एक ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, यानी कि ये इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिको कैप्रिकॉर्न, तो ये यहाँ पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे इक्वेटर, ये इक्वेटर, तो यहाँ पे हेवी रेन होता है। और जब हेवी रेन होगा तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की ज्यादा से ज्यादा क्लाइमेटिक रीजन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अफ्रीका भी ये बहुत ही पिछड़ा हुआ, मतलब कि लिस्ट क्या बोलते हैं, डेवलप्ड, यानी लिस्ट डेवलप कंट्रीज में के रूप में उन लोग को जाना जाता है, यानी कि अविकसित देश जो हम लोग बोलते हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज के रूप में जाना जाता है।
तो वहां भी प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे फार्म मेकानाइजेशन नहीं है, वहां का फर्टिलाइजर नहीं है, वहां का जो पर कैपिटा इनकम जो है फार्मर्स का वो ज्यादा से ज्यादा नहीं है, वो ज्यादा नहीं है यानी बहुत ही लो है। तो जब लो रहेगा तो वहां पे क्या होगा, प्रोडक्शन में वो लोग फर्टिलाइजर्स कम यूज करेगा, प्रोडक्शन कम होगा, तो इस तरीके से वहां पे गरीबी भी बहुत बना हुआ है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम लोग देखते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा प्लेन एरिया, यानी कि हम लोग देखें अगर इंडिया की अगर बात करें तो देखेंगे हम लोग, तो यहाँ का ये जो रीजन है इधर होगा इंडस रिवर सिस्टम। अब ये हो गया गंगा रिवर सिस्टम। अब ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो ये जो होता है ना वो प्लेन होता है, इसको हम लोग के इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा का इसको प्लेन बोलते हैं। और जब प्लेन बोलते हैं तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा किया जाता है। एग्रीकल्चर जैसे किया जाता है, राइस का एग्रीकल्चर ज्यादा होगा, यहाँ पे राइस का एग्रीकल्चर ज्यादा होगा। यहाँ पे जब देखेंगे ये रीजन में तो व्हीट होगा, और यहाँ पे जब देखेंगे ईस्ट कोस्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे भी राइस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो हम लोग करने का मतलब है कि एग्रीकल्चर ऑल ओवर इंडिया में एग्रीकल्चर होता है, बट इसमें सर्टेन एरिया में ही कुछ खास एग्रीकल्चर किया जाता है। जैसे गंगा का प्लेन में और कोस्टल प्लेन पे राइस का प्रोडक्शन होता है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में व्हीट का प्रोडक्शन ज्यादा किया जाता है। सेंट्रल एशिया में यहाँ पे मिलेट्स का प्रोडक्शन ज्यादा किया जाता है, और पल्सेस का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि शुगर केन महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में शुगर केन अब ज्यादा होता है। यहीं पे महाराष्ट्र में जब देखेंगे ये वाला रीजन जो देखेंगे तो कॉटन, और जब यहाँ पे देखेंगे वेस्ट बंगाल वाला रीजन तो यहाँ पे जूट होता है। तो जिस तरीके से क्लाइमेटिक रीजन मिलता है ना उसी के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इस टॉपिक में इस 8th क्लास का जो एग्रीकल्चर टॉपिक था उसमें से हम लोग ये देखे कि टर्म्स क्या एग्रीकल्चर को कौन सा टर्म्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर देखे कि कितना टाइप्स का एग्रीकल्चर का फॉर्म क्या होता है। इसके बाद में मेजर कुछ मेजर क्रॉप्स को कवर किए, और साथ जो ऑल कंटिनेंट है, वर्ल्ड का जितने भी कंटिनेंट है वहां का जो एग्रीकल्चर फीचर कैसा होता है उस तरीके से हम लोग वेरी शॉर्ट में इसको देखने की कोशिश की है। तो इस तरीके से 8th क्लास का एग्रीकल्चर चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।